इसका मतलब यह है कि वो हमास के 7 अक्टूबर के हमले पर उसको इनाम पेश कर रहे हैं। जनरल असेंबली में इसराइली मंदूब बीसियों दफा मतऊब करार दिए गए हैं, उन पर लान तान। 4 दिन पहले ब्रिक्स का इजलास हुआ है रूसी शहर काजान में, और वहां साउथ अफ्रीका ने और चाइना ने और रूस ने और ईरान ने, इन सब ममालिक ने खुलम खुला इसराइल की आदादो शुमार की रोशनी में ये कहने दीजिए कि याहिया सिनवार खुद तो पिछले दिनों अपने इस मकसद में तो कामयाब हुआ कि हम इसराइल के लिए फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा एक बहुत मुश्किल और महंगा सौदा बना देंगे। वो नेतन्याहू ने क्या कहा था 7 अक्टूबर के हमले के बाद? 4 मकासद। सबसे पहले इश्तिहार लगे हुए हैं, गजा में जमीन खरीदिए। अच्छा। तो लेकिन शोजाब, ईरानी ये रियासत, ईरानी इंटेलेक्चुअल्स और वो लोग जो ईरान की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इसराइल को सफा हस्ती से मिटाएंगे। वो ये इमाम कहते हैं कि हम खामनाई के इसराइल अपने से बयानात दुश्मन, थे भाई। उनरा, UNRWA, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ऑफ रिलीफ बराए फलस्तीनी मुहाजिरीन है, आज इसराइल ने उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जी। अरब ममालिक से अगर आपकी मुराद खलीजी रियासतों पर काबिज शाही खानदान है। इराक से लेकर मिस्र तक ये जितने भी रियासतें इसमें आती है ना, ये सब अरब रियासतें हम कहते हैं, अरब ममालिक। ईरान को फिलहाल छोड़ हम देते हैं हम। हाँ, हम एक एक करके देखते हैं। इराक के बारे में आपका, जब अवाम की मुंतखब हुकूमत आई थी मोहम्मद मुर्सी की, ईरान में उस वक्त अहमदी नयाद सदर हुआ करते थे। वो एक साल मिस्र और ईरान ऐसा क्या है कि अरब हुक्मरान फलस्तीनियों की हिमायत क्यों नहीं करते? पहला खौफ जो बकौल आपके पिछले एक साल से या पिछले कई सालों से चल रही है, इस अदाकारी में हाशिम सफीउद्दीन कब मलबे से निकल के कहता है थैंक यू खामनाई, खबरें आ गई कि मैं मारा गया हूं, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो ड्रामा हसन कर रहा था। नसरुल्लाह को। हसन नसरुल्ला भी एक ड्रामा कर रहे थे, उनका बच्चा हादी नसरुल्ला मारा गया 1997 में, वो भी एक ड्रामा कर रहे थे। और अभी हसन उनकी बेटी नसरुल्ला मुंह साथ से मरी है। बोलकर कह, हाँ, मैंने हसन नसरुल्ला की अपनी जुबान से इंटरव्यू में सुना है कि मैं विलायत फकीह का कायल हूं। मैं नहीं हूं, वो आप भी है नहीं है, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल वो है। वो हैं। जी जी। ऐसा ही है। 2006 सारी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर अमेरिका पर हमला आवर हो जाएं तो फौजी लिहाज से सलाम और अमेरिका से आदाब, कमतर हैं उम्मीद है आप तमाम। सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ एक नौजवान दानिश्वर और मशरिक़ वस्ता के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाली हस्ती, मसले फ़लस्तीन और उससे जुड़े हुए मसाइल पर बहुत गहरा मुतालिया रखने वाली एक शख्सियत, नौजवान स्कॉलर मोहतरम शोज़ब अस्करी साहिब मौजूद हैं। शोज़ब अस्करी साहिब से हमने 1 डेढ़ महीने पहले इस मौजू पर बहुत तफसील से बात की थी, और उसको साथियों ने, दोस्तों ने, आप अहबाब ने बहुत सराहा, और देखने सुनने के लिए आपको बहुत कुछ नया मिला था। और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने सवालात भी उसमें किए थे, तो उन सवालात को भी हमने सामने रखा। और फिर ये चूंकि एक साल गुजर गया, फिर अभी गुज़श्ता दिनों इसराइल ने ईरान पर और ईरान ने इसराइल पर भी हमले किए, और एक जंग किसी कैफियत पैदा हो गई थी। और उसके बाद हिजबुल्लाह के 2 बड़े लीडर, हसन नसरुल्लाह, फिर उनके बाद जिनका इंतखाब हुआ, वो दोनों इस दुनिया से चले गए। इस्माइल हानियत का तो उससे पहले हुआ था। तो इस तरह से कुछ बहुत अहम वाकयात हुए थे, और एक पूरा साल गुजर गया। तो मैंने मोहतरम शोज़ब अस्करी साहब से दरख्वास्त की थी कि मैं आपसे दोबारा इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो अस्करी साहब की बहुत नवाजिश और मेहरबानी कि उन्होंने मुझे दोबारा इसके लिए टाइम दिया। तो सर, मैं आज की इस गुफ्तगू में, या आज के इस नशिस्त में, मैं आपसे इस पूरे एक साल में होने वाले वाकयात से मुतालिक कुछ सवालात करना चाहूँगा। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पर आपके साथ बैठूं। और मैं अपने आप को माहिर नहीं, तालिब इल्म ही करार देता हूं, और आप तो ये बखूबी वाकिफ हैं कि मैं तालिब इल्म हूं। हाँ, लेकिन बहरहाल तालिब इल्म तो इंसान को महद से लहद तक तालिब इल्म ही रहना चाहिए। लेकिन हमारी नज़र बिल्कुल में जो बिल्कुल। है ना, आप तालिब इल्म से भी हैं, और इसके साथ साथ दानिश्वर भी है। अच्छा शहजाद साहब, ये जब हमास, जो हमारी गुज़श्ता गुफ्तगू हमने हुई थी ना, जिन दोस्तों ने वो नहीं सुनी, अगर कोई सुनना चाहे तो बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू है, और उसमें मैंने शहजाद साहब से अपनी रविश से हट कर कुछ मुनाजराना उसलूब भी अख्तियार किया था। वो उसका मकसद महज कुछ
अवाम में पाए जाने वाले कुछ नुकात या कुछ बातें थी जिसको मैं सामने लाना चाहता था। तो आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो रविशना इख्तियार करूं। तो शहजाद साहब, ये जो हमला हुआ हमास ने 7 अक्टूबर को जो इसराइल पर हमला किया, उस पे हमें उस वक्त बहुत हम्म। तफसील से बात नहीं हुई थी, है ना। हमने फलस्तीन का काज मसला कजिया शुरू से हमने उस पे लिया था। तो वो जो ताज़ा हुआ था उस पर हमने बहुत तफसील से बात नहीं की। तो मैं इसमें ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस 7 अक्टूबर के हमले के पीछे मकासद क्या थे हमास के, और वो मकासद क्या हासिल हुए या नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। 7 अक्टूबर के हमले से पहले याह्या सिनवार ने अपनी एक तकरीर में दो मकासद बयान किए थे। पहला, उन्होंने ये कहा था, और वो तकरीर ऑन रिकॉर्ड है, कि हमें इसराइल के लिए फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा जमाए रखना एक महंगा सौदा बनाना हो। उसकी भारी कीमत इसराइल को अदा करनी चाहिए। ठीक। और दूसरा, हमें इसराइल के सामने ये चॉइस रखनी होगी कि या तो वो एक भारी कीमत अदा करता रहे हमारे इलाकों पर कब्जे की, या ये कि वो हमें हमारी शराइत के मुताबिक आजाद करे। ठीक। अब 7 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक के होने वाले वाकयात पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, पिछले एक साल के दौरान मुझे ये बताना जरूरी है, एक साल के दौरान 15,000 दफा ऐसा हुआ है कि इसराइल में सायरन बजाए गए हों, इसराइली शहरी 10-10 मिनट के लिए बंकरों में घुस गए। इसराइल से हारेट्स अखबार की खबर, जो इसराइल का मोतबर अखबार है, उसके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में इसराइली मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन इसराइल में हो रहा है। इसराइल का कयाम दुनिया भर के यहूदियों को बज़ाहिर मुबैना तौर पर इसराइल का कयाम इसलिए अमल में लाया गया था कि दुनिया भर में आबाद यहूदियों के लिए एक महफूज घर बनाया जाए। हम्म। इस वक्त दुनिया में यहूदियों के लिए सबसे गैर महफूज खित्ता अगर कोई है तो उसका नाम इसराइल की रियासत है। ठीक। पिछले एक साल के दौरान 1,700 इसराइली मारे गए। पिछले एक साल के दौरान इसराइल ने $60 अरब खर्च किया है। $60 अरब। पिछले एक साल से इसराइल 7 महाजों पर लड़ रहा है। इसराइल 1948 15 मई को कायम हुआ था। हत्ता के अपने कयाम के वक्त भी इसराइल ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। पहली दफा है कि इसराइल तवील जंग में उलझ गया है। पहली दफा ऐसा है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ में, आलमी अदालत जराइम में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में जिस कदर तनहा है उस कदर वो पहले कभी नहीं था। फिर जो सबसे बड़ा धचका और सबसे बड़ा, क्या कहते हैं उसे, नुकसान हमास ने इसराइल को पहुंचाया, वो ये है कि हमास ने इसराइली शहरों के दिल से वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिटा दिया जो उन्हें इसराइल में रहते हुए होता था, कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम इस मुल्क में महफूज हैं। इस वक्त इसराइल का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलावर ना हो। इस वक्त इसराइल का कोई इलाका नहीं है जहां ना पहुंच पाए हैं। इस वक्त, यानी हमास जो महज 24 किलोमीटर चौड़े और 10 किलोमीटर लंबे खित्ते में महदूद, जिसको 15 साल से हर तरफ से घेरा हुआ है, ऐसा इलाका, कल भी गजा में 4 इसराइली फौजी मारे गए। अब तक गजा में इसराइली हलाकतों की तादाद 400 के लगभग है। इसका मतलब यह है कि 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को हमला शुरू हुआ और आज 30 अक्टूबर तक लगभग हर रोज एक इसराइली फौजी हमास के हमलों में गजा में मारा जाता है। सही। फिर क्या नॉर्वे, स्पेन, ग्रीस और अब तो फ्रांस, यूरोप और मगरबी यूरोप के ममालिक से कोई तसव्वुर भी कर सकता था कि वो यकतरफा तौर पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे? 3 यूरोपीय अकवाम ने इस
तनाज़े के दौरान, जबकि जंग चल रही है, और इसराइल इस अमल को दहशत गर्दी का इनाम कहता है, कि जो ममालिक फलस्तीन को इस दौरान तस्लीम कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमास के 7 अक्टूबर के हमले पर उसको इनाम पेश कर रहे हैं। जनरल असम्बली में इसराइली मंदूब बीसियों दफा मतऊब करार दिए गए हैं, उन पर लान तान किया गया है। नेतन्याहू इस वक्त दुनिया में पराया है, मुजरम करार दिया हुआ है। आईसीजे ने सिफारिश की है कि उन्हें जंगी मुजरम करार दिया जाए, इसराइल के वजीर आजम, वजीर दिफा और चंद जर्नैल। और अभी आजकल जो नॉर्थ गजा में इसराइल कर रहा है, उसके बाद साउथ साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में एक लेकर पहुंचा हुआ है, और वो केस जीते हैं। 4 दिन पहले ब्रिक्स का इजलास हुआ है रूसी शहर काजान में, और वहां साउथ अफ्रीका ने और चाइना ने और रूस ने और ईरान ने, इन सब ममालिक ने खुलम खुला इसराइल की मजम्मत की है। और ये मजम्मत आम मजम्मत नहीं है। हमास के रहनुमाओं ने मॉस्को का दौरा किया है, और ब्रिक्स इजलास की साइड लाइन्स पर हमास के लोगों की सदर प्यूटन से मुलाकात हुई। हम्म। तो मुझे आदादो शुमार की रोशनी में ये कहने दीजिए कि याह्या सिनवार खुद तो पिछले दिनों इसराइल के हाथों मारे गए, और वो भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और उसका बहुत, क्या कहते हैं ना, उसे वसी तनाजुर में उसका एक जवाब है कि याह्या सिनवार की मौत और हलाकत, या जो भी आप उसको नाम दें, शहादत, वो कैसे हुई। वो शहादत से बढ़कर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई आदमी मरकर जिंदा हो गया है, तो याह्या सिनवार तो मरकर जिंदा हुआ है। और उसके जो तस्वीराती मकासद थे, जो उसने बयान किए थे 7 अक्टूबर के हमले से पहले, वो पिछले 1 साल से मुसलसल पूरे होते चले नजर आ रहे हैं। इस वक्त वेस्ट बैंक में, यानी मगरबी किनारे में, इसराइल को जिस मजामत का सामना है, तारीख में ऐसी मजामत इसराइल ने से पहले कभी नहीं देखी। गजा से इसराइल को जिस मजामत का सामना है, और ये पैसिव मजामत है। पैसिव मजामत का मतलब ये है कि लोग मर रहे हैं, और लोग अपने मकसद की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, मगर गजा से कोई भाग कर तो नहीं गया। कोई 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 फलस्तीनी जो गजा में रहता है, वो ये नहीं कह रहा टीवी कैमरे पर आकर या टिकटॉक पर आकर के, खुदा का वास्ता है हमें इस जहन्नुम से निकालो। उन्होंने अमलन, इसराइलियों ने गजा को अमलन खंडर में तब्दील कर दिया है। गजा की शहरी आबादी अगले 40 साल तक इस अमल से गुजरेगी, जिसको तामीर नौ कहते हैं, और उसमें $300 अरब के लगभग खर्चा आएगा। और पता नहीं कब तक गजा की सरजमीन से वो बारूद और बारूदी सुरंगें निकालते रहेंगे। उन्होंने हकीकी मानों में गजा को रहने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन गजा के 23 लाख या 22 लाख बाशिंदे गजा को छोड़कर कहीं नहीं गए। उन्हें वो शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ धकेलते हैं, तो वो शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ चले जाते हैं। जनूब से शुमाल की तरफ धकेलते हैं, वो जनूब से शुमाल की तरफ धकेले जाते हैं। लेकिन कोई रफा बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र की मिन्नतें नहीं कर रहा कि खुदा का वास्ता है हमें ले लो। कोई उर्दन से ये नहीं कह रहा। तो फलस्तीनी डटे हुए हैं, वो चाहे मगरबी किनारे में हो या गजा में हो। और इसराइल के लिए ये मकबूजा इलाका अब गले की हड्डी बन चुका है, जिसे वो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। फलस्तीनी तनाजा इस वक्त इस मकाम पर पहुंच चुका है कि सिवाय आलमी कवानीन की रोशनी में, जो कि पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि इजरायली ऑक्यूपेशन बाय ऑल मींस इलीगल है, हर हवाले से इसराइल का कब्जा गैर कानूनी है, 12 महीने का वक्त देते हैं, इसराइल फलस्तीनी इलाकों से इनखला करे और एक वायाएबल, यानी काबिल अमल फलस्तीनी रियासत के क्याम को मुमकिन बनाए। क्या, यानी आलमी कवानीन और आलमी कानून, कोई वो जिसे कहते हैं ना लाजिमाना डोमेस्टिक आइन की तरह नहीं होता कि अगर आप खिलाफवर्जी करेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। रियासतें आजाद हैं अपना कंडक्ट करने में, उसका एक अखलाकी मेयार है। तो इसराइल इससे पहले मीडिया पर कंट्रोल के जरिए अखलाकी तौर पर खुद को विक्टिम करार दिया करता था। आज सारी दुनिया इसराइल को एक ऐसे मुल्क के तौर पर जानती है जो बच्चों का कत्ल करता है।
फिर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी जो कि वो क्या नेतन्याहू कहा करते थे कि हम फलस्तीनियों के हाथ में से ये वीटो कार्ड खींच लेंगे और छीन लेंगे कि अरब ममालिक हमारे साथ ताल्लुकात इसलिए नहीं करते कि फलस्तीनी तनाजा मौजूद है, हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। ये पिछले साल सितंबर 2023 यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने खिताब किया था और एक दुनिया का नक्शा दिखाया था जिसमें गजा और मगरबी किनारा था ही नहीं, यानी फलस्तीनी एक कौम के तौर पर कहीं मौजूद नहीं थे। और उन्होंने कहा मशरिक वस्ता में ये ईवल ममालिक हैं। कौन? शाम, इराक, लबनान, ईरान, यमन। और ये ऐसे ममालिक हैं, उन ममालिक का तस्करा था जिनके इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात हैं या सिफारती तल्लुकात कायम होने जा रहे हैं। तो वो इब्राहिम अकॉर्ड और वो ट्रंप वाली पीस प्लान, वो सब जमीबोस हो गए हैं। अभी 4 दिन पहले, अब आम हो गई है बात कि अटलांटिक ने पब्लिश कर दिया है, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस की बात हो रही है स्टेट सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन के साथ, तो जिसमें मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि पर्सनली मुझे फलस्तीनियों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे मुल्क के लोगों को है। हम्म। तो इसराइल के साथ सिफारती तल्लुकात पर सऊदी अरब का इस वक्त जो खारजा उमूर का मौकफ है वो ये है कि हम उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक 1967 के सरहदों पर इसराइल वापस नहीं जाता और मशरिकी यरूशलेम को फलस्तीन का दारुल हुकूमत करार नहीं दिया जाता और एक आजाद और सॉवरन फलस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाती। अब बताएं कि मशरिक वस्ता में इस वक्त सबसे तनहा कौन है? आलमी सतह पर इस वक्त सबसे तनहा कौन है? सबसे ज्यादा बदनाम कौन है? और खुद इसराइल के अंदर इस जंग के मुखालिफिन की एक बड़ी तादाद है। खुद मगरबी यूरोप की यूनिवर्सिटियों के बच्चे हमें ये बता रहे हैं, खुद अमेरिका के यूनिवर्सिटियों के 21,000 गिरफ्तारियां हैं उन लोगों की जिन लोगों ने यूनिवर्सिटियों में इसराइल के जंग के खिलाफ और इस कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एहतजाज किया है, और वो खत्म तो अच्छा। नहीं हुआ। हम्म। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि याहिया सिनवार अपने इस मकसद में तो कामयाब हुआ कि हम इसराइल के लिए फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा एक बहुत मुश्किल और महंगा सौदा बना देंगे, वो ऐसा करने में कामयाब हुआ। फिर दूसरा उसका था, हम इसराइल के सामने ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे कि उनके पास दो ही चॉइसें होंगी, या ये सब बर्दाश्त करें या हमारे साथ बैठे और मुज़ाकरात करें। सही। नेतन्याहू ने क्या कहा था 7 अक्टूबर के हमले के बाद? 4 मकासद। सबसे पहले, हम अपने यरगमालियों को गजा से बजोर ताकत बगैर किसी शराइत के रिहा करवा के लाएंगे। एक आदमी भी ऐसे रिहा नहीं हुआ। हम हमास का गजा से जड़ से खात्मा करेंगे और मेक श्योर करेंगे हमास गजा में दोबारा ना आए। हमास गजा में आज भी मौजूद है, और जिस किसी टाउन कस्बे देहात से इसराइल की फौज क्लीन अप करके, यानी जमीन बराबर करके आगे निकलती है, जैसे ही वो इलाका खाली करते हैं वहां हमास फिर नमूदार हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमास का मतलब है गजा या फलस्तीनी गजा। तो आप हमास को इसी सूरत खत्म कर सकते हैं जब आप गजा की सारी आबादी को मार दें। ना यरगमाली रिहा हुए, ना हमास का खात्मा हुआ। तीसरा था कि हम ईरान को खित्ते में तनहा कर देंगे और मज़ाहमत का महवर तबाह कर देंगे। हालत यह है कि मज़ाहमत का महवर यमन से ड्रोन फायर कर रहा है, हिजबुल्ला से, लबनान से रॉकेट मिसाइल और ड्रोन फायर कर रहा है। नाजरीन, चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात जी होती है। नाजरीन, ब्रेक के बाद अब हम दोबारा आपसे मुखातिब है इंशाल्लाह। शोजब साहब अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने ब्रेक लिया था। जी शोजब साहब। याहिया सिनवार के मकासद और उनका एक पोस्टमार्टम के, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुए या नहीं, तो हमने वाकयाती तनाजुर में तकवीमी अंदाज से अपने देखने सुनने वालों को बता दिया कि याहिया सिनवार के ये मकासद थे, हमास के ये मकासद थे 7 अक्टूबर के हमले के, और क्या वो पूरे हुए या नहीं। हमने आपको वाकयात से आगाह कर दिया है और तरतीबवार वाकयात से आगाह किया है।
सो आप खुद ये नतीजा अखज कर सकते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप ये बता रहे थे नेतन्याहू ने चार मकासद बयान किए, तो उसमें तीसरा मकसद आप बता रहे थे ईरान को हम तनहा करना। नेतन्याहू के चार मकासद थे। पहला मकसद ये था कि यरगमालियों की बाहिफाजत वापसी बगैर किसी वो नहीं। शर्त, वो ठीक। नहीं हो सकता। दूसरा उसका मकसद ये था कि गजा से फलस्तीनी मजामत यानी हमास का खात्मा, वो नहीं हो सकता। तीसरा उनका एक मकसद ये था, जो कि वो पिछले 30 साल से मुसलसल कहते हैं, ईरान के एटमी प्रोग्राम का मुकम्मल तबाही, मुकम्मल खात्मा। और चौथा चौथा उनका ये मकसद था, मशरिक वस्ता में ऐसी वो तब्दीलियां लाना, मशरिक वस्ता के नक्शे को इस तरह से तब्दील कर देना, मशरिक वस्ता की सियासत को इस तरह से तब्दील कर देना कि जिसमें इसराइल की फौजी ताकत और फौजी बर्तरी को कोई मुल्क और कोई गिरोह चैलेंज ना कर सके। पहला, वो तो हमारे सामने ही है कि अभी तक भी मुज़ाकरात ही हो रहे हैं और दूसरी तरफ जंग चल रही है। कोई फरीक अपनी बात से पीछे नहीं हटा। इस बीच में हमास ने 105 के लगभग इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, तो उसके बदले में लगभग 5,000 फलस्तीनी कैदी इसराइल की जेलों से रिहा किए गए। तो वो मुज़ाकरात के जरिए ही जो 100 सवा 100 लोग आज़ाद हुए हुए, उसके अलावा नहीं हुए। ठीक। फलस्तीनी मजामत का खात्मा बिल्कुल नहीं नहीं हुआ। हो। हम पहले ही बता ठीक। चुके हैं कि कल भी इसराइली फौजी मारे गए हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम जिस कदर अब खतरनाक है, इस कदर इससे पहले नहीं था। हमें यह समझना चाहिए कि इसराइल के ईरान और अमेरिका और बाकी मगरबी ताकतें और प्लस जर्मनी, इन्होंने 2015 में एक एटमी डील की थी जिसका नाम है JCPOA विद ईरान, ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको हम सब लोग जानते हैं। उसके बदले में ईरान ने, उस डील में ईरान ने इन तमाम ममालिक को, P5+1 जर्मनी, 6 ममालिक को ये यकीन दिलाया था कि हम एटम बम नहीं बना रहे। और जाहिर है इन ममालिक ने यकीन किया था, ईरान ने ऐसी गारंटीज दी थी। उसमें अटोमिक एनर्जी जो एजेंसी है दुनिया भर की, IAEA, वो भी शामिल थी, वो भी एज गारंटर मौजूद थी। और उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ओपन हो गई थी, वो इंस्पेक्टर आ जा रहे थे, यूरेनियम अफजूदगी कम कर दी गई थी। उसके बदले में ईरान के लिए फाइनेंशियल ईज, तिजारत करने की आज़ादियां और आसानियां पैदा की गई थी। ये डील ओबामा के ज़माने में हुई थी, सदर हसन रूहानी ईरान के थे। ट्रंप आए और इस डील को ख़त्म कर दिया। ईरान उस मुआहदे से निकल गया जिन पर ईरान खुद रजामंद था। और फिर ईरान ने 2020-21 में यह बयान दिया था कि अगर कभी ईरान की रियासत की सालमियत पर खतरा हुआ तो ईरान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को तब्दील कर सकता है। ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये थी कि चूंकि एटमी हथियार या एटम का बम मारने वालों के दरमियान तखसीस या तशखीस नहीं करता और उसका निशाना इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, बच्चे, बूढ़े, सिविलियन सब होते हैं। लिहाजा इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ऐसे किसी हथियार की तैयारी, मौजूदगी और इस्तेमाल हराम है शरन। अब ईरान ये कहता है कि अगर किसी दुश्मन ने ईरान की रियासत की सालमियत पर हमला किया, यानी ईरान की रियासत के वजूद पर हमला किया, तो हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं। ये पिछले महीने नेतन्याहू ने ईरानियों से खिताब किया है 7 मिनट, जिसमें नेतन्याहू ने ईरानियों से यह वादा किया है कि वो बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे। ये 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 धमकी है ईरान की हुकूमत को। और नेतन्याहू ये बारहा, यानी ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देने की बात ईरान के इसराइल में मौजूद तमाम दुश्मन करते हैं। इस वक्त लिकूद पार्टी, जो नेतन्याहू की पार्टी है, वो क्या उसकी कैबिना में शामिल दो लोग, स्मोटरिच और इतमार बिन गवीर, जो उनके वजीर खजाना और वजीर दाखिला हैं, वो मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे हैं। अभी उन्होंने परसों गजा रीसेटलमेंट कॉन्फ्रेंस की है, जिसके मुताबिक ये फैसला, वो किसी जमाने में पता नहीं मुझे कहना चाहिए, कई लोग हमारे पाकिस्तान मतलब पंजाब में और इस्लामाबाद में इश्तिहार लगे होते थे, गवादर में जमीन खरीदी है।
तो अब इसराइल में इश्तिहार लगे हुए हैं, गजा में जमीन खरीदिए। अच्छा। तो लेकिन शोएब साहब, ये ईरान धमकियां ना तो ईरान, कमजोर हुआ, ना ईरान की। ठीक। मैं कह रहा था यही धमकियां इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देंगे, इसराइल को खत्म कर देंगे। मैं कह रहा था ये धमकियां तो ईरान भी तो दे रहा है ना, तो वो तो धमकियों की बात तक तो ठीक है, ईरान, बस इसराइल भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, इसमें क्या है? आप आप इसका ऑब्जेक्टिविटी से जायजा लें, मारूजी अंदाज में जायजा लें। ईरानी कि रियासत, ईरानी इंटेलेक्चुअल्स और वो लोग जो ईरान की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम इसराइल को सफा हस्ती से मिटाएंगे। वो ये इमाम कहते हैं कि हम खामनाई के अपने इसराइल की बयानात नस्ल है भाई। परस्त रियासत का खात्मा करेंगे, हम इसराइल की सेहूनी रियासत का खात्मा कर देंगे हाँ, तो दुनिया से। यही है ना। के तो भाई इसराइल भी यही कह रहा है ना कि जो ईरानी सिस्टम इस वक्त, जो मुल्लायत ने सब ईरानियों को यरगमाल बनाया, हम सेहूनियत उससे का निजात दे देंगे। वो इधर की मुल्लायत को हाँ, खत्म करने की बात कर रही है, वहां की सेहूनियत को खत्म करने की, तो वो दोनों खत्म अपने करने की एक बात। दूसरे के आइए सिस्टम आइए को आइए खत्म कर रहे आइए देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा किस नजरिए को है। ना मैं सेहूनियत का कायल हूं, ना मैं विलायत फकीह का कायल हूं, ये आप बखूबी जानते हैं। जी। हम तालिब इल्म हैं और हमारा काम है पढ़ना, और पढ़कर लोगों को बताना, और अहले इल्म से पूछना। मैं अपने मुशाहिदे और अपने मुताले के सबब ये कहने में हक बजानिब समझता हूं अपने आप को कि सहूनियत इस वक्त दुनिया में नाजी इज्म के बराबर एक सियासी तस्वुर समझा जाता है। आप दुनिया के अहले इल्म लोगों से पूछें जो यूनिवर्सिटियों में बैठे हैं। वो यूनिवर्सिटियां चाहे अमेरिका में हैं, चाहे यूरोप में हैं, चाहे और कहीं, सहूनियत दुनिया में नाजियों के बराबर समझी जाती है। नेतन्याहू को लोग उसी तरह समझते हैं जिस तरह लोग हिटलर को समझते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर जॉन जे मेयर शेमर कहते हैं, अमेरिका के प्रोफेसर हैं, आईआर के। दुनिया उनको फाउंडिंग यानी एग्जिस्टिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आलमी ताल्लुकात के एकेडमिक मजमून का अगर कोई बाबा है तो वो जॉन जे मेयर शेमर है, जो ये कहता है कि वो वक्त दूर नहीं जब लोग नेतन्याहू को हिटलर से तशबीह देंगे, सहूनियत को नाजीइज्म से तशबीह देंगे, और हॉलीवुड उसी तरह फिल्में बनाएगा गजा के होलोकास्ट और कत्लेआम की, जिस तरह हॉलीवुड में जंग अजीम दोम के जमाने की होलोकास्ट के मौजू पर फिल्में बनती हैं। और मुझे इसमें कोई शक नहीं, मैं इस पेशगोई में प्रोफेसर जॉन जे मेयर शेमर के साथ, ठीक। ठीक। क्योंकि ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। और ये फलस्तीन ने डॉक्यूमेंट नहीं की, ये साउथ अफ्रीका के केस से साफ जाहिर है जो उन्होंने वहां पेश किया है। ठीक। और ठीक। आज अमेरिका ने ये कहा है कि हम इसराइली मजालिम की हिमायत नहीं करते। आज अमेरिका की सफीर ने सुबह 11 बजे अल जजीरा पर मैं सुन रहा था, वो बोल रही है कि हम इसराइल की तरफ से लफ्ज और सुन रहे हैं और एक्शंस और देख रहे हैं। हम नॉर्थ ऑफ गजा में स्टारवेशन के खिलाफ हैं। हमने इसराइल को कह दिया है कि अगर मुहासरा खत्म ना किया तो हथियार भेजना बंद कर देंगे। आज बरतानिया की काबीना के एक मेंबर ने बरतानवी हुकूमत से कहा है, उनरा, UNRWA, जो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी ऑफ रिलीफ बराए फलस्तीनी मुहाजिरीन है, आज इसराइल ने उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे को इसराइल ने दहशतगर्द करार दिया है। यह इदारा उर्दन, शाम, मगरबी किनारे, गजा में फलस्तीनियों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए 1949 में कायम किया गया था। उन फलस्तीनियों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए जिन 7.5 लाख फलस्तीनियों को इसराइली रियासत के क्याम के वक्त जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया। तो यहां समझने की बात यह है कि इसराइल और ये नहीं, इसराइल के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को परसोना नॉन ग्राटा करार दिया, नापसंदीदा शख्स। इसराइल ने बैन किया है इंतोनियो गुतेरेस को कि वो इसराइल का सफर नहीं कर सकते। मतलब इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया से सिफारती सतह पर जंग कर रहा है।
और आज अमरीकी अवाम की जो एक किस्म से पुरजोर तहरीक है, उसके सामने अमरीकी इंतजामिया हथियार डाल देती है, तो इसराइल, वो जैसे किसी जमाने में इमाम खुमैनी ने कहा था कि वो मकड़ी के जाले से ज्यादा मजबूत नहीं। इसराइल, मतलब इसराइल के अंदर 30 लाख अरब आबादी रहती है। और 4 दिन पहले एक आदमी ने ट्रक लेकर वो फौजी म्यूजियम पर चढ़ दौड़ा, 20 लोग जख्मी हुए, 4 लोग मारे गए। उससे 2 दिन पहले उर्दन से 3 लड़के घुस गए इसराइल के अंदर, 4 लोगों को मारकर मारे गए। हर रोज फलस्तीनी इसराइली शहरी, वो जो सेकंड क्लास सिटीजन रहते हैं फलस्तीन के, अरब पुराने इसराइल के अंदर, अब वो हथियार उठा उठा कर इसराइल के लोगों पर, यहूदियों पर या ज़ायनिस्टों पर या इसराइली समाज पर हमलावर हो रहे हैं। तो इन लोगों का तो ईरान से कोई ताल्लुक नहीं, ना ये ईरान से पैसे लेती है, ना ये ईरान से तरबियत लेते हैं। आप ये इल्जाम हमास पर तो लगा सकते हैं, लेकिन वो जिसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं था, जो किसी दुकान चला रहा था या कोई नान की दुकान चला रहा था, वो एकदम एक दिन सुबह उठा, अपनी गाड़ी ली, बजाय दुकान पर जाने के वो बाजार में चढ़ दौड़ा, लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, 4 लोग मारे, 6 लोग मारे, और फिर पुलिस की गोली से मारा गया। इस चीज का इसराइल कैसे मुकाबला कर सकता ठीक। नहीं, मैं बहुत अच्छा, आपने बहुत जबरदस्त बताया, और मेरे कई सवालात थे जिसको आपने कवर कर दिया। सही है ना? यानी आपने जो इतनी तफसील से सब कुछ एक एक नुक्ते के साथ जो चीजें समझाई है, तो उसमें मेरे जैसे, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आलमी बरादरी ने इस पूरे एक साल में क्या उनका किरदार रहा, उस पर आपने काफी कुछ बातें बता दी कि किस तरह से इसराइल को जो है ना, वो एक सिफारती तन्हाई का वो शिकार हुआ, और आलमी तौर पर उस पर दबाव, यहाँ तक कि आपने अभी बताया कि आज अमेरिका के वजीर खारजा वगैरह ने भी ये बयान दे दिया। तो एक तो मैं इस पे, ये सवाल था जिसका आपने खुद से जवाब दिया। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आपके यहाँ जो अरब ममालिक है, उनका क्या किरदार है और क्या किरदार हो सकता है? है? अरब ममालिक से अगर आपकी मुराद अरब ममालिक, खलीजी ये। रियासतों, जी। अरब ममालिक से अगर आपकी मुराद खलीजी रियासतों पर काबिज शाही खानदान है। इराक से लेकर मिस्र तक, ये जितने भी रियासतें इसमें आती है ना, ये सब अरब रियासतें हम कहते हैं, अरब ममालिक। ईरान को फिलहाल छोड़ हम देते हैं हम। हाँ, हम एक एक करके देखते हैं। इराक के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी। इराक के बारे में आप क्या कहते हैं? इराक कहाँ खड़ा है? नहीं, ये तो आपसे पूछेंगे ना हम, आप बताएंगे। इराक तो इराक, मुजम्मती हद तक तो साथ खड़ा है, मुजम्मत में और इसके इराक, सारे कुछ में। इराक मज़ामत के महवर का सबसे बड़ा पुल है। सही है। कोई नौजवान चले ना हथियार लेकर इसराइल की मुखालफत और फलस्तीन की हिमायत में, तहरान से पैदल चले या गाड़ी पर चले, तो वो जनूबी लबनान में बैरूत शहर के परली तरफ इसराइल की सरहद तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं। सही है। ईरान, इराक, शाम, लबनान, सीधा रास्ता है। शाम, हिजबुल्लाह को हथियार कौन देता है? शाम, ईरान, इराक। हिजबुल्लाह की हिमायत में लड़ता कौन है? ईरान, इराक, लबनान, शाम। फिर तुर्की तो नहीं तो मशरिक फिर, वस्ता में अरब नहीं। हाँ, फिर तो इनके फिर आ पास तो जाती बहुत। है, हम्म। फिर आ जाता जी है जी। मिस्र। मिस्र पर हुकूमत किसकी है? अब्दुल फतेह अल सीसी की। बीच का एक साल आया था जब अवाम की मुंतखब हुकूमत आई थी मोहम्मद मुर्सी की। ईरान में उस वक्त अहमदी नयाद सदर हुआ करते थे। वो एक साल मिस्र और ईरान बेस्ट फ्रेंड्स थे। आप अब्दुल फतेह अल सीसी को मिस्री अवाम का नुमाइंदा किसी तौर नहीं करार दे सकते। बिल्कुल, वो वो एक डिक्टेटर फौजी है। डिक्टेटर है, और हम्म।
वो एक डिक्टेटर है। और जमहूरियत से आपकी वाबस्तगी मेरे सामने बड़ी वाज़ेह है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं। तो मैं एक जमहूरियत पसंद सियासत और मजहब और समाज के तालिब इल्म शमसुद्दीन से पूछूं कि कोई आदमी अगर फौज और हथियार की ताकत से मुंतखब सदर का तख्ता उल्टे और उसे फांसी पर चढ़ाए। मिस्र की हुकूमत क्या कहती है और क्या करती है, ये मिस्र के अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। मिस्र के सही। अवाम गजा के लोगों के साथ है। ठीक। बहरीन के अवाम गजा के लोगों, अरबों में एक मुल्क है कुवैत, जो हमास का हामी है। पता है, कुवैत की तरफ से यह कहा गया है कि कुवैत वो दुनिया का आखिरी मुल्क होगा जो इसराइल को तस्लीम करेगा। कतर हमास का दफ्तर है। इन दो ममालिक के हुक्मरानों ने, जो वहां पर जायज हुक्मरान इसलिए नहीं करार दिए जा सकते कि हुकूमत का जवाज अवामी हिमायत है, ये शरई तरीके से। शरीयत भी ये कहती है कि हुकूमत वही जायज होगी जो अवामी हिमायत से आएगी। चलो शरीयत को रहने देते जमहूरियत, हैं, हम सियासत की बात करते हैं। हम उस शरीयत की बात करते हैं जो जमहूर का कौल है, जो आपका कौल है, जो मेरा कौल है, जो हर एक पढ़े लिखे नहीं नहीं आदमी हम। का तस्वुर, जो हर पढ़े लिखे चलो आदमी इस। का तस्वुर है कि ठीक है ठीक। हुकूमत बैलेट से आती है, बुलेट से नहीं आती। हम्म। ठीक। मशरिक वस्ता मशरिक वस्ता के हुक्मरान अगर अपनी हुक्मरानी को दवाम देना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो उन्हें आज नहीं तो कल अपने लोगों को इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का हक देना होगा और उन्हें अवाम के साथ चलना होगा। अगर किसी को कोई हकीकी मिसाल चाहिए तो वो मोहम्मद बिन सलमान का एटलांटिक अखबार में छपने वाला वो टेलीफोन कॉल का मुफस्सल अहवाल पढ़ें, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्सनली मुझे फ़लस्तीनियों की परवाह नहीं, लेकिन क्या करूं, मेरे मुल्क के लोगों को है। अब शहजादा फरहान बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज, जो कि सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि हम इसराइल के साथ उस वक्त तक सिफारती तल्लुकात कायम नहीं करेंगे जब तक एक आज़ाद और बालादस्त सॉवरन फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती। तो मराकश के और सूडान के और बहरेन के और यूएई के इसराइल से तल्लुकात हैं। बहरेन की शाही रियासत क्या बहरेन के अपने लोगों की नुमाइंदा है? और नहीं। नहीं। शुक्रिया। नहीं बादशाहते हैं ना, तो बादशाहत की अपनी एक वो है, उस पे हम आपसे इसलिए बहस इस वो पे बात नहीं तमाम कर रहे। बादशाहतें आप अमेरिकन गारंटी। जमहूरियत आप जमहूरियत को दीन मानते हैं तो आपके नजदीक ये सब कुफर हो गया। मैं सियासी इस्तिलाह में कह रहा हूँ, वो मजहबी मफहूम में नहीं। तो भाई हम तो, अगर मैं मिसाल के तौर पर जमहूरियत का मुखालिफ हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। समझे ना, ये इसलिए मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ आपके साथ ना, हम कि भाई आप ये कह रहे हैं नाजायज नाजायज, तो मैं कह रहा हूँ भाई ये तो आप और हम कौन है नाजायज आज कहने वाले। मैं आपका जमहूरियत आपका एक तर्ज हुकूमत के तौर पर आपने उसको एक हतमी आफाकी सच्चाई के तौर पर आपने उसको तस्लीम किया हुआ है। अब आप उसी के मैदान में सबको तोलते हैं ना। तो इस वजह से आपको बार बार ये कहना, मैं आपसे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। बाकी हम खुद ठीक है, जमहूरियत को मानते हैं। एक आपके सेकंड मुल्क एक में सेकंड। अगर इस जी जी। हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप और मैं दोनों जानते हैं, और हमारे देखने सुनने वाले भी जानते होंगे कि इसराइल को हथियार फराहम करने वाले तीन बड़े ममालिक अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी हैं। आज भी, अभी भी। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बीबीसी बरतानवी रियासत की मिल्कियत चैनल है। बीबीसी उर्दू ने आज एक तफसीली मजमून शाया किया है 4 घंटे पहले, जिसका उन्वान है अरब कहाँ है, फलस्तीन के मुस्लिम हमसाए माजी की तरह उसकी हिमायत क्यों नहीं कर रहे। हम ये तवील मजमून नहीं पढ़ते, हमारे नाजरीन खुद पढ़ लें। हम उसमें सिर्फ उनको ये बता रहे हैं कि ऐसा क्या है कि अरब हुक्मरान फलस्तीनियों की हिमायत क्यों नहीं करते। पहला खौफ, अगर लोगों को एहतजाज का हक दे दिया जाए तो वो फलस्तीन के साथ साथ अपने मुल्क की, अपनी अवाम की आज़ादी का नारा लगाएंगे। एक और अरब खेजा, अरब बहार, एक और अरब स्प्रिंग का खतरा है। इसलिए
अरब ममालिक बादशाहतें ये वो रिस्क लेना नहीं ये चाहती फजूल कि बात है यार अस्करी साहब, ये क्या है? ये मतलब क्या, दूसरी इन्हीं अरबों ने दूसरी चार बात। जंगें लड़ी है फलस्तीन की आजादी के लिए, क्या हो गया आपको ये? मतलब कि अगर आज फलस्तीन के अब मसले की हिमायत अरब ममालिक करे तो उनको ये खतरा है कि हमारे अंदर भी तहरीकें उठेंगी। ये तो बिल्कुल इंतहाई तारे अनकबूत से भी कमजोर बात की है बीबीसी वाले ने। बिल्कुल ठीक। आपका एतराज सर आंखों पर, फिर से मैं बात करता हूँ। आप बात सुनते नहीं है, भाग पड़ते हैं एतराज करने के लिए। और आपका एक और मसला मैं आपको बताऊं ऑनलाइन, आप सुन रहे हाँ। होते हैं इसलिए नहीं कि आप समझें, आप सुन रहे होते हैं इसलिए कि आप जवाब दें। नहीं नहीं, मैं इसीलिए आपको 15 मिनट मैंने एक लफ्ज नहीं बोला है भाई, क्या हो गया आपको? उस दौरान आपको जवाब क्योंकि सूझ नहीं बीच, रहा था। नहीं नहीं, बहुत एतराजात थे, मैंने 8 10 देखे, मैंने फिर इसलिए आपको किया नहीं, मैंने कहा नहीं आप एक फ्लो में बोल रहे पूरी बात खत्म हो जाए इसलिए, वरना में शुक्रिया। बहुत सारे दूसरा एतराजात थे। उन्हें दूसरा उन्हें खौफ है, अरब मुआशरों में सबसे मजबूत सियासी फिक्र का नाम है इखवानुल मुस्लिमीन। हम्म, सही है। इसकी मिसाल अब कमजोर आपको होगी है। इसकी मिसाल आपको मिस्र के मोहम्मद मुर्सी के इंतखाबात से मिल सकती है। इसकी मिसाल आपको अल्जीरिया से मिल सकती है, अल नहदा पार्टी से। वो इसकी खत्म मिसाल हो गया ना, आपको अन्नाहज़ा ने रुजू कर लिया भाई, ये इसको छोड़ दे, ये अल इख्वान, ये पॉलिटिकल इस्लाम का दौर लग चुका है। अभी सिर्फ वो हमारे यहाँ जो शिया दुनिया में विलायत फकीह वाले, अफगानिस्तान में तालिबान वालों ने इसको पकड़ा हुआ है, बाकी दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। ये कोई खतरा नहीं है अब अरबों के लिए इख्वान मुस्लिमीन की आइडियालॉजी। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात जो है, ईरान के किरदार का खौफ है। अरब ममालिक की बादशाहतों को ये लगता है कि अगर हम मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत करें और अपने लोगों को ये आज़ादी दे दें कि वो इस सारे सिलसिले को बढ़ चढ़कर चलाएंगे, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि ईरान और उसकी खारजा पॉलिसी हमारी रियासतों को और हमारी रियासतों के लोगों के जहनों को हाईजैक कर लेंगे। ये बीबीसी वाले कहते हैं। और आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, हम अपने नाजरीन पर ये बात छोड़ देते हैं कि वो फैसला करें ऐसा ही। कि अरब ममालिक किस वजह से फलस्तीनियों का साथ नहीं देते। और ये भी हमारे अच्छा। नाजरीन फैसला करें, और ये भी हमारे नाजरीन फैसला करें खुद कि उन्हें क्या लगता है कि अरब मुआशरे अरब हुकूमतों के तर्जुमान है या अरब हुकूमतें अरब मुआशरों की तर्जुमान है। वो ये खुद फैसला करें। बिल्कुल। अच्छा शहजाद साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं देखे अब बार बार हम जब अरब को नक़्द तनकीद का निशाना, अब तो शुक्र है हमें को यहाँ से अभी तक कोई दीनार दिरहम भी नहीं आ रहे। कोई बंदा ये कह गया तुम उनकी जो है ना हिमायत पे कभी बोल पड़ते हो ना तोमान आ रहे कि हम उधर की हिमायत करें, ना डॉलर आ रहा है। खैर, ये तो अजरा एक। तो कहने का होता है कि एक तो ये ना कि हम अरबों के किरदार को बिल्कुल ऐसा बना के, आपने भी पिछले उसमें भी ये पेश किया, अभी भी ये कर रहे हैं कि जैसे है ही नहीं। बिल्कुल नहीं तो ऐसा हमने पेश आपको किया। उस वक्त सुन लीजिए। मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि पिछली वीडियो खोलें, वो जो 2 घंटे 40 मिनट वाली है, और उसमें जो मेरा जवाब है कि अरबों ने क्या किया वो सुने। उसमें आपको पता लगेगा कि शमसुद्दीन जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल उसके एंड उल्ट बता रहा हूं। और शमसुद्दीन आज जो अरबों के हामी बन रहे हैं, वो उस वीडियो में एन उनके मुखालिफ बने हुए हैं। जी। तो मेरा मकसद ये है कि अरबों का उस वक्त, यानी पुराना जो इनका किरदार था ना, जंगे फलां ये वो, इस वक्त हमास ने किसी से पूछ के कोई इजाजत लेके अरबों को बता के एतमाद में लेके तो हमला नहीं किया ना। कि अब जैसे मैं आपको आके थप्पड़ मारूं और उसके बाद आपका यार मेरे फलां जो पड़ोसी या वो मेरी हिमायत में नहीं है, तो भैया आप मुझे कूटे, मैंने आपको छेड़ा, आपने मुझे कूटना शुरू किया। अब मैं कहूँ यार फलां बंदा मेरी मदद के लिए नहीं आया, भाई क्यों आएगा, मेरे पंगा लिया था ना। तो इसलिए अब हमास का ये समझना, अब एक मिनट, शमसुद्दीन अब इस वापस वक्त उसकी सबसे बड़ी, सबसे अब मैं काट भारी रहा हूं। जिम्मे, अब सुन ले। एक सेकंड, अच्छा। वजाहत जी जी। जरूरी है। जी वजाहत जी। जरूरी है। जी जी जी। शमसुद्दीन ने अभी जो बात इरशाद की है, इरशाद इरशाद इरशाद। हम अपने नाजरीन मैं अपने नाजरीन से ये गुजारिश करता हूं कि शमसुद्दीन साहब ने जो अभी बात की है कि हमने आपसे पंगा लिया है और आपने हमें मारा है, आपके लिए लाजमी हो गया है कि आप वो वाली वीडियो जाकर सुने, क्योंकि शमसुद्दीन वो वीडियो भूल चुके हैं। 2 घंटे 40 मिनट इन्होंने समझा था कि 6 अक्टूबर 2023 को भी गजा पे इसराइली बमबारी हुई थी और मगरबी किनारे पर इसराइली बमबारी चल रही थी। 7 अक्टूबर के हमले से बहुत पहले शेरीन अबू आकला अल जजीरा की फलस्तीनी सहाफी की खोपड़ी में गोली मारी जा चुकी थी। 7 अक्टूबर से बहुत पहले 2005 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक गजा के इर्द गिर्द मुहासरा था।
वो बासिम यूसुफ टेरेस मॉर्गन के शो में आया है और उसने वो पर्चा दिखाया है कि किन हमलों में कितने इसराइली मरते हैं और इसराइली हमलों में कितने फलस्तीनी मरते हैं। तो आगाज 1948 15 मई से जो तसलसल के साथ जुल्म ज्यादती फलस्तीनियों पर हो रही है, उसके मुकाबले में ये 7 अक्टूबर चिड़िया के पर बराबर भी चीज नहीं है। फलस्तीनियों से क्या कुछ छीना जा चुका है और आप 7 अक्टूबर को रो रहे हैं। 7 अक्टूबर हवा में हो गया था। बिल्कुल नहीं नहीं, सही है। देखे इससे पीछे जाहिर इसराइल एक ताकतवर बालादस्त रियासत है, और उसके मुकाबले पे जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, तो जिस तरह इसराइल यहाँ से एक उनको। कॉलोनियल रियासत है। इसराइल एक ठीक। बालादस्त ताकतवर रियासत होने के साथ साथ एक काबिज रियासत है। लफ्ज ठीक। काबिज इस्तेमाल करेंगे तो मकबूजा खित्ते के लोगों को ये हक होगा कि वो गासिबाना कब्जे के खिलाफ मजामत करें। इंटरनेशनल लॉ के तहत, अक़वाम मुत्तहिदा के मुत्तफिका कवानीन के तहत ये जायज मजामियत है। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर जो दो ताकतवर फरीक है ना, इसमें ये तो ये मुजाहिमती तहरीकें, ये तो तंजीमें तहरीकात है, चलो कुछ ममालिक इनको कुछ बनाई हासिल है। इस पूरे कजिए में इस वक्त जो सबसे ताकतवर दो फरीक हैं, इसराइल और ईरान। अब ये दोनों हल्की फुल्की मौसीकी बजाते रहते हैं, इसका क्या वो है भाई? एक जरा एक करे, बस बात खत्म करो यार। खा मखा वो इजाजत लेके उधर 4 मिसाइल दागते हैं, फिर उधर से वो कहता है हमने 2 4 मिसाइल दागे, वो कहता है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कहता है हमारा। और फिर ईरान के पास इस वक्त सबसे सबसे बेहतरीन मौका है कि तेहरान से आप चले बंदूक लेके, समझे ना, और वो लुबनान क्रॉस करके फलस्तीन के इसराइल के सरहद तक आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतना मतलब आपको माशाल्लाह से खुदा की तरफ से, इमाम गाइब की तरफ से, मौलाई कायनात की तरफ से आपको ये मौका थाली में रख के दिया गया है, तो फिर इस्तेमाल करें। क्यों नहीं कर रहे? ये बेचारे देखो ना, हिजबुल्लाह के सारे लीडरशिप को मरवा दिया, हमास के सारे लोग चले गए उधर, निहत्ते उधर लुबनान मुसलसल तबाह किया जा रहा है। लुबनान को मुसलसल कितनी तबाही हुई है, हर 10 15 साल का लुबनान बिल्कुल मलाया मेट हो जाते हैं, बच्चे औरतें निहत्ते। उधर से गजा में ये हो रहा है, तो भाई ये दोनों ताकतवर आपस में क्यों ये नहीं करते फैसला कि बस हक और बातिल का इंशाल्लाह फैसला हो ही जाएगा? तो क्यों ईरान खुद से ऐसा कोई कदम नहीं उठाते कि इसराइल बिल्कुल नाबूद हो जाए? तो इसराइल क्यों फिर अटैक इस तरह से नहीं कर देते कि बस वो ताकत का वो जो मंबा है वो खत्म हो जाए, बात खत्म? इसमें क्या मसला आ रहा है इन दोनों को? अब मेरे जहन में ये डिस्क्लेमर वाज़ेह होना चाहिए कि शमसुद्दीन का ये सवाल पब्लिक में जो ख्यालात और तसव्वुरात हैं उसका आईना है। ऐसा नहीं है कि शमसुद्दीन खुद ये समझते हैं। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि शमसुद्दीन 4 दिन पहले इस्लामाबाद आप पारा हॉकी ग्राउंड में सिपाही साहबा की तरफ से बुलाई गई शोधाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे बतौर मुकर्रिर। हम्म। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस का एक ही नुक्ता था कि यह साबित किया जाए कि इसराइल और ईरान दरअसल एक है। एक। बिल्कुल। मुसलसल। वाह, क्या कह रहे हैं ये कराइन और ये। शवाहिद जो है ना, इसको साबित हाँ, कर रहे हैं कि ये दोनों एक है। आप हम्म। नाजरीन फिर एक गुजारिश करूंगा कि जो पहला सवाल हमारे दोस्त शमसुद्दीन ने पूछा था और मैंने जिसका वसीयत बड़ा वजाहत से जवाब दिया, जिसके बाद शमसुद्दीन ने कहा कि आपके इस जवाब से मेरे बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में थे वो आपने वो भी हल कर दिए। मेरे शमसुद्दीन की इस ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदे के जवाब उसी जवाब में छुपे हुए हैं। यानी इसराइल और ईरान दोस्त हैं, इसलिए ईरान ने इसराइल के $60 अरब तबाह करवा दिए। हम्म। इसराइल और ईरान आपस में दोस्त हैं, इसलिए 1700 इसराइली पिछले 1 साल के दौरान मारे गए। इसराइल और ईरान दोस्त हैं, इसलिए 1,000 कस्बे इसराइल में पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। 1,10,000 के लगभग इसराइली यहूदी किबुट्स में सरहदों पर यहूदी रहते हैं, मजहबी इंतहा पसंद। वो अपने घरों से निकले हुए हैं और वो तिल अबीब के पार्कों में और होटलों में और सरकारी मेहमान खानों में पड़े हुए हैं। दोस्त हैं आपस में। ये आपस में ऐसे दोस्त हैं कि एक दूसरे पर मिसाइल चलाते हैं। एक एरोस्लिंग मिसाइल जो इसराइल जवाब में चलाता है, एक मिसाइल उसका खर्चा है $1 मिलियन। और हर रोज हिजबुल्ला बीसियों नहीं, सैकड़ों, दर्जनों रॉकेट इसराइल पे फायर करती है। रोजाना की बुनियाद पर इसराइल के मिलियंस ऑफ डॉलर हिजबुल्लाह को टैकल करने में, हमास को टैकल करने में, इस्लामिक जिहाद को टैकल करने में
अल हश्द शाबी को टैकल करने में, हौसी बागियों को टैकल करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान और इसराइल दोस्त हैं। ये कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये कैसे दोस्त हैं जो एक दूसरे के ममालिक में मौजूद अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये कैसे दोस्त हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक दूसरे को कुता कुता करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप मासूम आदमी हैं? असल में मतलब मुझे मुझे ड्रामे मैंने बहुत देखे हैं। तमाम ड्रामों में किरदार अदाकारी करते हुए गोली भी खाता है, खून भी बहता है, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है, वो कहता है शॉट कैसा रहा, वो कहता है बहुत अच्छा, तुमने मरने की बहुत अच्छी एक्टिंग की। आप मुझे बताएं कि ये अदाकारी जो बकौल आपके पिछले 1 साल से या पिछले कई सालों से चल रही है, इस अदाकारी में हाशिम सफीउद्दीन कब मलबे से निकल के कहता है थैंक यू खामनाई, खबरें आ गई कि मैं मारा गया हूं, आपने मुझे बचा लिया, मैं तो ड्रामा हसन कर रहा था। नसरुल्लाह खुद। हसन नसरुल्लाह भी एक ड्रामा कर रहे थे, उनका बच्चा हादी नसरुल्लाह मारा गया 1997 में, वो भी एक ड्रामा कर रहे थे। और अभी हसन उनकी बेटी नसरुल्लाह मुंह साथ से मरी बोल है। कर कह, हाँ, मैंने हसन नसरुल्लाह की अपनी जुबान से इंटरव्यू में सुना है कि मैं विलायत फकीह का कायल हूं। मैं नहीं हूं, वो आप है भी नहीं है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल वो है। वो हैं। जी जी ऐसा ही है। 2006 में इसराइल ने लबनान को 2006 में इसराइल ने लबनान को मलियामेट किया था। एक एक मकान दोबारा से तामीर हुआ। एक बैंक बनाया गया अलकरद अल हसना के नाम से, जिसका काम था शोधा के खानदान को पैसे पहुंचाना, उनके बच्चों की तालीम का, सेहत का ख्याल रखना। हिजबुल्लाह ने लबनान को 2006 की जंग के बाद 2012 तक रीबिल्ड कर दिया था। यूट्यूब पर इसकी डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, ऑथेंटिक चैनल्स की डॉक्यूमेंट्रियां, ऐसे नहीं कि जो प्रोपोगंडा चैनल होते हैं। वो बर्मला कहते हैं कि हमारे हथियार, हमारी तरबियत, हमारे गाइड, हमारे मेंटोर, हमारा पैसा, हमारे बैंक, हमारे नजरिए, हमारे फलसफे, सब कुछ ईरान से आ रहे हैं। इसराइल के तमाम दुश्मन ईरान की प्रॉक्सियां समझे जाते हैं। मुझे उस जहन की समझ नहीं आई जहां से यह तस्वुर पैदा होता है कि ईरान और इसराइल आपस में एक है। नहीं क्यों ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों जंग नहीं कर रहे, एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे। और ईरान का तो आपने उन्होंने जैसे बताया ना कि ये पूरा जो ये जो एक वो रास्ता इसको मिला हुआ है ना, कॉरिडोर या आप उसको क्या कहना चाहिए, बफर जोन पूरा, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं था हमला उसको खत्म कर देना। तो इस वजह से तो शकूक हो रहे लोगों में। हाँ, मैं आपके सामने चंद नाम लेता हूं। हम्म। वो अमेरिका के लिए ऐसे ही हैं जैसे ईरान के लिए हिजबुल्लाह, हौसी, इस्लामिक जिहाद और अल हश्द शाबी। मशरिक वस्ता में इसराइल, मशरिक बईद में ताइवान, साउथ कोरिया, और मगरबी और मशरकी यूरोप में यूक्रेन। यूक्रेन रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था अगर अमेरिका की मुकम्मल फौजी हिमायत ना होती। आपको इस बात से इत्तेफाक है? ताइवान चीन का किसी सूरत मुकाबला नहीं कर सकता अगर अमेरिका की मुकम्मल हिमायत नहीं होगी। आपको इस इत्तेफाक है? जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया की फौज का बाल बिका नहीं कर सकता अगर अमेरिका ने साउथ कोरिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला ना दिया हो। यानी अमेरिका ने एलानिया तौर पर यह कहा हुआ है कि मशरिक बईद में जापान और साउथ कोरिया पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। जापान और साउथ कोरिया सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका के मफतूहा इलाके हैं। सही। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूक्रेन और इसराइल, ये अमेरिका की जंगी चौकियां हैं, जिनके बलबूते पर अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है, जिनके बलबूते पर अमेरिका रूस और चीन को लगाम दे के रखता है। तो आपको लग रहा है कि ईरान इसराइल से जंग लड़ रहा है? क्या इस जंग में इसराइली हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं? इस जंग में 44,000 अमरीकी लड़ रहे हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, इसराइल और अमेरिका की। 44,000। हर रोज 500 टन बारूद लैंड होता है। कहां? तेल अवीव में और बैतुल मुकद्दस में। कहां से? अमेरिका से। 2 अमेरिकी बहरी बेड़े इसराइल की हिफाजत पर
मेडिटेरेनियन सी में मौजूद हैं। अमेरिका की मशरिक वस्ता में फौज का 60% इसराइल के दिफा के लिए मौजूद है, इसराइल के पानियों में। पिछले हफ्ते सही है। अमेरिका ने थर्ड सिस्टम, THAAD, थर्ड सिस्टम, जो ईरान के सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को नाकाम बनाने के लिए इसराइल ने मांगा है और अमेरिका ने इंस्टॉल किया है वहां। हमरा अपने 100 फौजी भी भेजे हैं। पिछले एक साल के दौरान 22 करारदादें वीटो की हैं अमेरिका ने इसराइल के हक में। हुजूर, ईरान की ये जंग इसराइल से नहीं है। इस खित्ते की मजामती गिरोहों की ये जंग अमेरिका से है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फाते है पहले, और कोल्ड वॉर का फाते है बाद में। इस सारी दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर अमेरिका पर हमला आवर हो जाएं तो फौजी लिहाज से अमेरिका से कमतर हैं। तमाम दुनिया के तमाम ममालिक का फौजी बजट मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया जाए, तब भी अमेरिका के दिफाई बजट के बराबर नहीं पहुंच सकते। दुनिया के 192 ममालिक मिलकर जितना पैसा अपने दिफा पर खर्च करते हैं, अमेरिका एक अकेला उनसे 11 गुना ज्यादा पैसे खर्च करता है। अमेरिका को ईरान से जंग करने के लिए फौज भेजने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के बहरी बेड़े मौजूद, अमेरिका का एक बहरी बेड़ा, उस पर इतनी एयर पावर है, एयरफोर्स, 540 जंगी जहाज। ईरान के पास टोटल 374 जंगी जहाज हैं और वो 1978 तक के बने हुए हैं, 1978। इसराइल के पास F-35 है। जंगे बदर नहीं हो रही कि फरिश्ते उतरेंगे। ये आज के इंसानों के दरमियान जंग है, जिसे मजहबी रंग दिया गया है। ये सियासी जंग है, ये जमीन की जंग है, ये एक कौम के हक के खुद इरादियत की जंग है, और मुकाबले पर एक कॉलोनियल ताकत है जिसे सुपर पावर की फौजी, अखलाकी, सियासी, सिफारती हर तरह की हिमायत हासिल है। 51 दौरे किए हैं एक साल में, 51 दफा अमरीकी वजीर खारजा मशरिक वस्ता है। बहुत। आपको बिल्कुल। लगता है कि कोई इसराइल और ईरान जंग लड़ रहे हैं, और ईरान दुनिया का बेवकूफ तरीन मुल्क होगा अगर अमेरिका से जंग लड़ेगा? इसराइल अमेरिका को, नेतन्याहू अमेरिका को मजबूर करता है कि तुम इस ईरान पर हमला करो। ईरान पर हमला अमेरिका के मफाद में नहीं है, क्योंकि हम्म। ईरान पर हमले का मतलब है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, आबनाए मलाका। एक सेकंड ठहरिएगा। ये पाकिस्तान है, ठीक। ये ईरान है, और ये ओमान है, ये यूएई। यहाँ पर एक तंग सी समुद्री घाटी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, उर्दू में कहते हैं आबनाए हुर्मुज। ईरानी मिसाइल आबनाए हुर्मुज को निशाना बना सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हौसियों ने बाबुल मंदब को बंद किया हुआ है। दुनिया में ऑयल की 40% शिपिंग रुकी हुई है थ्रू ये ये बाबुल मंदब, और ये बुहेरा अहमर, रेड सी, और ये सुएज कनाल, और ये मेडिटेरेनियन। मशरिक के वस्ता के ते यानी इसराइल के लिए 40% तजारत इस रास्ते से होती थी, जो रस्सियों ने बंद किया हुआ पिछले एक साल से। नाजरीन, चंद तकनीकी वजूहात की बिना पर मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद अब हम दोबारा आपसे मुखातब है इंशाल्लाह। शोजब साहब अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने ब्रेक लिया था। जी शोजब साहब। जी, मैं ये बता रहा था कि ब्रेक पर जाने से पहले कि ये पाकिस्तान और ईरान हमारी गवादर पोर्ट से एन ऊपर बुहेरा अरब और खलीज फारस, पर्शियन गल्फ, को जो समुंदर का तंग रास्ता जोड़ता है, उसका नाम है आबनाए हुर्मज। आबनाए हुर्मज ईरान की नेवी के दस्तरस में है।
दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा जो खलीजी ममालिक पैदा करते हैं, वो इसी आबनाए हुर्मुज से गुजर कर यूरोप और बाकी ममालिक जहां उनका तेल बिछा जाता है वहां जाता है। ईरान का ये दावा है और उनकी ये धमकी है कि हमारे मुल्क पर हमले की सूरत में हम आबनाए हुर्मुज में आग लगाकर इसे बंद कर देंगे, और हम 40 महीने तक आबनाए हुर्मुज में मुसलसल आग लगा सकते हैं। आप तसव्वुर करें कि 4 हफ्ते के लिए तेल की तिजारत रुक जाए। वो माशी निजाम जो अमेरिका ने तरतीब दिया है और जिसमें अमेरिका टॉप पर बैठा हुआ है, धड़ाम से गिर जाएगा। हाँ, ईरान भी तबाह हो जाएगा। अमेरिका इसलिए सुपर पावर है कि अमेरिका दुनिया की तमाम फौजों को बैक वक्त तन तनहा डील कर सकता है। तो ईरान किस खेत की मूली है? ईरान ना सिर्फ पिछले 40 साल से रियासती सतह पर अमेरिका की मुखालफत ऐलान करके अपनी रियासत को भी बचाए हुए है और अपने सियासी निजाम को भी बचाए हुए है। तो आप इसके लिए हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, मसूद पजिश्कियान, कमाल खराजी, डॉक्टर वो जो उनके वजीर खारजा थे जवाद जरीफ, आप और कासिम सलीमानी और खामनाई, इन जैसे लोगों की सियासी बसीरत की और सियासी फहम और दानिश की दाद क्यों नहीं देते कि इन लोगों ने पिछले 40 साल से, देखें, एक ताकतवर जानवर के मुकाबले में एक कमजोर इंसान जिसके हाथ में छुरी हो, वो उसके जबड़ों में नहीं घुस सकता। आपको दूर रहकर उसको हल्की जरब लगाकर फिर वापस भागना होता है। तो अमेरिका के मुकाबले में ईरान की जो फौजी खारजा पॉलिसी है, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, तजबीराती सब्र। ईरान अमेरिका के साथ जंग को सदियों में देखता है। अगले फरीद जकरिया के मुताबिक, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इंडियन नयाद अमरीकी हैं और जीपीएस के नाम से सीएनएन पे शो करते हैं, और उनकी किताबें दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं सियासियात और बैन अवी तल्लुकात पर। तो वो ये कहते हैं कि अगले 300 साल तक अमरीका को चीन से कोई खतरा नहीं, तावक्ते के दो आलमी जंगें हों। चीन जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है उसी रफ्तार से तरक्की करता रहे, और वो दोनों आलमी जंगें चीन जीत जाए, अमेरिका को शिकस्त दे 2 जंगों में, फिर चीन के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अमेरिका का कंपेटिटर है, 1 to 1 नेक टू नेक मुकाबले पर। जब दुनिया में इतना तफावत है, इतना फर्क है, तो मैं और आप बेवकूफ करार पाएंगे अगर ईरान और अमेरिका की जंग देखना चाहेंगे, या अमेरिका या इसराइल और ईरान की जंग देखना चाहेंगे, क्योंकि इसराइल के साथ हमास जंग कर रही है। यार शमसुद्दीन, F-35 जहाज, जो जिसका तोड़ इस रूस के पास नहीं है, जिसका तोड़ चीन के पास नहीं है, इसराइल F-35 जहाज से गजा के टेंट तबाह करता है। यार दुश्मनी के भी कुछ मेयार होते हैं। जिन लोगों को आप पिस्तौल और कलाशनकोव की गोलियों, उन्होंने याह्या सिनवार को मारने के लिए टैंक के 3 गोले फायर किए और उस बिल्डिंग को ही गिरा दिया जिसमें वो थे, और उनकी लाश मलबे से निकाली। पहले ड्रोन से जाकर देखा कि ये कौन है, उस वक्त भी उन्हें पहचान नहीं हुई। अगर उन्हें ये पता होता कि ये याह्या सिनवार है, वो कभी उसकी वीडियो लॉन्च ना करते। और इसराइल में इस चीज पर एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठा है कि याह्या सिनवार की मौत से पहले वो ड्रोन की 15 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो लीक कैसे हुई। अब इसराइल उल्टा भी लटक जाए ना, तो याह्या सिनवार ची गवीरा की तरह अगले सैकड़ों साल तक पोस्टर बॉय है। बिल्कुल। जख्मी, शदीद जख्मी, हाथ नामालूम हाथ है भी नहीं, दूसरे हाथ से आप ड्रोन के ऊपर छड़ी फेंक रहे हैं, और और जब वीडियो खत्म होती है तो वो जो छोटी है, डंडा है, वो ड्रोन की तरफ आ रहा है। नहीं, वो तो भाई इस तरह की कहानियां मजलिसों में हजरत गाजी अब्बास के बारे में सुनाई जाती हैं। तो गाजी अब्बास क्यों जिंदा है? वो एक इस्तारा, एक पर्सोनिफिकेशन बन गई है। तो आपने तो भाई गजा के लोगों को, बहुत अच्छा आपने बताया शोजब साहब, इस सवाल का जवाब भी बहुत लोग ये छेड़ते हैं करते हैं। अच्छा, मैं इस में आपका बहुत शुक्रिया अदा करूं, आपने रात की इस पहरा में टाइम दिया इस्लामाबाद में बैठ के, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।
और आपको मसले फ़लस्तीन से जो लगाव, जो दिलचस्पी है, और इसके लिए जो आपके दिल में करब है, और वहाँ जो कुछ हो रहा है, एक हसास दिल के मालिक होने के नाते, ये उसी बात की निशानी है कि आपने न सिर्फ मुझे टाइम दिया, बल्कि बखुशी आपने इस पर बात करने के लिए बहुत लंबा वक्त मेरे लिए वक्त किया। मैं इस मामले में एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपका मुतालिया साबिका भी है, और अभी जब से ये हुआ, मुझे मालूम है आपसे मेरी हर वक्त जब भी बात होती है तो आप यही सवाल, यही बात कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं, अरे इंग्लिश में, फारसी में, उर्दू में, सब जो जो जुबानें आपको रसाई है, तो आप मुसलसल हालत तहकीक में है। तो एक मुहक्किक के तौर पर और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो इस मसले में यानी इतना दूर रहकर जहनी, रूहानी और कल्बी तौर पर उस मसले में जो है ना वो शरीक हैं आप, तो उस शख्स के तौर पर आप मुस्तकबिल का नक्शा क्या देखते हैं कि कज़िया फ़लस्तीन का क्या बनेगा? और क्या कोई जो मकसद है, जो इस सारी लड़ाई, जंग, जिदाल, ये कोई हासिल कर पाएगा? और ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान भी जो एक कशमकश है, इसका भी क्या है, आपके नज़र में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? मुस्तकबिल करीब की बात करते हैं हम, बईद की नहीं। गजा की तामीर न होगी, इसराइली अफवाज वहां से वापस जाएंगी, मगरबी किनारा इसराइल के कब्जे से आज़ाद होगा, अच्छा। इसराइल में नस्ल परस्त जो कवानीन हैं वो ख़त्म होंगे। मुझे नहीं पता कि दो कौमी, दो रियासती हल लॉजिकली फिजिकली मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मगरबी किनारे की 70% आबादी पर इसराइली बस्ती हैं। गजा में वो 2005 से निकले थे और पिछले हफ्ते उन्होंने फिर कहा है कि हम दोबारा गजा जाना चाहते, जाकर आबाद होना चाहते, जो इंतहा पसंद वहां के सेहूनी है। एक तीसरा हल ये है जो पीएलओ यानी फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चीफ नेगोशिएटर है, उनका नाम है मिरवान बिरगोती। उनका इंटरव्यू मैंने सुना, इसराइल के हारेट्स अखबार के एडिटर हैं गिदून लेवी, जो फलस्तीनियों के हामी, उनका इंटरव्यू सुना है। प्रोफेसर जॉन जे मेयर शेमर की बात सुने, डॉक्टर नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन की बात सुने जो खुद यहूदी हैं। इनमें से बहुत लोग खुद पर्सनल जू हैं, जो ये कहते हैं कि इस तनाज़े का एक हल है, वो ये कि यहाँ एक रियासत बनाई जाए जिसमें यकसा सिविल कोड और यकसा शहरी कवानीन हो, तमाम लोगों अच्छा। को जमहूरियत के मुताबिक वोट देने का हक हो, लोगों को उनके मजहब और मसलक की बुनियाद पर किसी दूसरे पर कोई बर्तरी ना हो। तो एक ऐसी रियासत जो हकीकी मानों में जमहूरी रियासत होगी, उस रियासत के नतीजे में फलस्तीनियों और वहां आबाद यूरोपियन यहूदियों को बराबर के शहरी हकूक दे दिए जाएं। ये एक ऐसा पुरअमन हल है जिससे ये तनाज़ा खत्म हो जाए। आप ईरान, अगर अमेरिका ईरान में इस्लाम पसंदों की हुकूमत खत्म करना चाहता है, उन इस्लाम पसंदों की हुकूमत का खात्मा जिस एक सिफारती इकदाम में छुपा हुआ है, वो ये है कि इसराइल से अपार्थाइड यानी नस्ल परस्ती खत्म की जाए। 1978 में साउथ अफ्रीका की यूनाइटेड नेशन से रुकनीत मुअत्तल की गई थी, 1992 तक। क्या वजह क्या थी? साउथ अफ्रीका में सफेद गोरे नस्ल परस्त हुकूमत की नस्ल परस्त पॉलिसियां और हमसाया मुल्क नामीबिया पर कब्जा। इसी प्रीफेस के तहत इसराइल हमसाया मकबूजा इलाकों पर कब्जा किए हुए है, हमसाया ममालिक पर हमले करता है और अपने मुल्क में नस्ल परस्त पॉलिसियां चलाता है। जो मुस्तकबिल साउथ अफ्रीका का हुआ था और नेल्सन मंडेला दुनिया भर में अमन और पैसिव मजामत, यानी पैसिव मजामत को मैं मजहूल मजामत, आगे बढ़कर मुक्का मार के नहीं, कत्ल होकर मजामत। तो फलस्तीनियों के हजारों बच्चे, हजारों औरतें, हजारों मासूम शहरी जो मारे जा चुके हैं, और जो आज भी 103 फलस्तीनी मारे गए। आज के दिन? आज, कल 127, 4.5 लाख लोगों को कत्ल करने का इरादा है। साढ़े यूनाइटेड नेशंस कह रही है, अमेरिका कह रहा है कि इसराइली अफवाज
नॉर्थ ऑफ गजा में 4.5 लाख लोगों को भूख से मार रहे हैं, स्टारवेशन। और ये छुपी हुई बात नहीं है कि 1/3 गजा की आबादी को खत्म कर दिया जाए, और पीएलओ का वजूद खत्म कर दिया जाए, और वेस्ट बैंक से इस फलस्तीनियों के देहात गिरा दिए जाएं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो जो कुछ इसराइल की मौजूदा रिजीम कर रही है, ये जंगी जराइम है। कब तक इसराइली लॉबी इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकेगी? कब तक अमेरिका अपने अवाम और इसराइल की नस्ल परस्त रियासत के दरमियान एक वो मुहाफिज के तौर पर मौजूद रहेगा इसराइल के? कब तक? वियतनाम में 35 लाख वियतनामी मरे थे, 16 साल जंग लगी रही थी। बिलाखिर अमेरिका का आखिरी फौजी हेलीकॉप्टर पर लटक कर साइगोन शहर से निकला था। और यही मंजर फिर तारीख ने ये 15 अगस्त 2021-22 को काबुल में देखा, कि आखिरी अमरीकी फौजी जब निकल रहा था, तो लोग जो अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद थे वो जहाज पर चढ़े हुए थे। जब जहाज रनवे से उड़ा तो 7 लोग जमीन पर गिरकर मर गए। तो गासिबाना कब्जों के अंजाम इराक से देखें, अफगानिस्तान से देखें, वो रूस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, वियतनाम हो, फलस्तीन हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, चाय चीनी पत्ती को चूल्हे पर रखें तो कभी 10 मिनट बाद चाय बनती है, आंच धीमी हो तो। कभी 5 मिनट बाद चाय बन जाती है, आंच तेज हो तो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चीनी पत्ती दूध को आंच पर रखें तो उससे बिरयानी बन जाए। तो अगर अज्जाए तरकीबी यही है, तो अंजाम भी तो वही होगा। इन अज्जाए तरकीबी को देखकर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आज नहीं तो कल फलस्तीनी आजाद होंगे, शहरी तौर पर, समाजी तौर पर, रियासती तौर पर। और वो उसी तरह अक़वाम आलम का हिस्सा होंगे जैसे कोई भी दीगर महज़िब कौम। इसके बहुत अलावा और कोई चारा कार नहीं। आपने पानी, पत्ती, चीनी और दूध आंच पर रखा हुआ है, चाय बननी ही बननी है। बिल्कुल, यही बहुत शुक्रिया सर, मतलब समाजी अलूम के तालिब इल्म का ये काम होता है कि माजी की तारीख को दिलचस्पी से और मारूजी अंदाज से पढ़े, हाल के होने वाले वाकयात का जायजा ले, और मुस्तकबिल की पेशबीनी करे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे अंदाज से एक मुहक्किक, स्कॉलर और दानिश्वर की तरह आपने चीजें बताई। और ये आपके पीछे आयतुल्लाह अल उज़्मा मोहम्मद हुसैन नजफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि रिजवानुल्लाह अलैहि की तस्वीर सजी हुई है। हमें इनसे बहुत अकीदत और मोहब्बत है। और शोहज़ब साहब ने खुद भी बीच में एक दो बार बताया, और ये बात मैं चूंकि इनका दोस्त भी हूँ और काफ़ी इनसे हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती, तो ईरानी निज़ाम वलायत फ़कीह के शोहज़ब साहब नाकिद हैं, वो उसको नहीं मानते। और मैं आयतुल्लाह दुनिया के उज़्मा, हर इस्तेसाली निजाम का नाकिद हूं जिसको मैं इस्तेसाली समझता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें चूंकि एक तो आपके नाम से ही आपका मसलक की एक वो लग रहा है, फिर पीछे आयतुल्लाह की तस्वीर भी है, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ना, हमारे यहाँ तो लोग फौरन, यानी बंदा जितना भी बेचारा गैर जानिबदार हो के मुहक्किक बने ना, तो हमारे यहाँ चिस्पा किया जाता है, अच्छा ये इस मसलक है तो इसका रुझान इस तरह है। तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए अपने नाजरीन को कि मसलकन शोजफ साहब जो भी है एक बहुत हाँ, लिबरल रोशन ख्याल स्कॉलर है ये। और नजफी मेरा साहब मैं हजरत आयतुल्ला के घर में पैदा हुआ हूँ, उन्हीं के जी घर में जी। पला बड़ा जवान हुआ हूँ। हम्म। मेरा उनसे बुजुर्गी और औलाद का रिश्ता है। तो बहुत मेरे घर में अकीदत उनकी मोहब्बत का। तस्वीर ये नहीं है कि वो शियों के आलिम दीन है। मेरे घर में इसलिए उनकी तस्वीर है कि वो मेरे वालिद के मुरब्बी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वालिद साहब के साथ हमने बहुत तफसीली एक इंटरव्यू किया था, और अभी दोबारा भी हमने करना है। बहुत सी याददाश्तें जो है ना वो रह गई। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि इल्मी तौर पर आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफी साहब भी विलायत फकीह के इस तस्वुर के खिलाफ है। वो भी, यानी इल्मी जो नक़्त है ना, शियाओं में हमारे ये समझा जाता है कि जो भी शिया होगा वो विलायत फकीह के सियासी निज़ाम के कायल होगा, तो ऐसा नहीं है। यानी जो अखबारी शिया है वो तो विलायत फकीह को फी नफ्सी ही नहीं मानता। और जो उसूली शिया है ना वो ये कहते हैं कि फकीह की विलायत है, लेकिन वो चंद महदूद उमूर में। तो और ये इमाम खुमैनी, बाकिर सदर और उसके बाद ये जो पूरा निज़ाम है ना, इसके बहुत से उस दौर के शिया मराजी भी खिलाफ है। आज भी नजफ का मदरसा इसको नहीं मानता। लुबनान वगैरह में आयतुल्ला बहुत से सिस्तानी शिया नहीं उलमा। मानते। जी।
आयतुल्ला सिस्तानी नहीं मानते, हाँ आयतुल्ला खुद आयत सईदुल हकीम नहीं मानते थे, बिल्कुल। और इस हाफिज बशीर गुज़श्ता हुसैन नहीं मानते। बिल नहीं मानते। तो गुज़श्ता दिनों मेरे महबूब दोस्त अस्करी साहब ने एक बहुत खूबसूरत वो मजमून का इंटरव्यू का तर्जुमा किया था, मैंने भी अपने फेसबुक पेज पर और आईडी पर शेयर किया था। उस पे भी एक दिन आपसे तफसील से गुफ्तगू करनी है, ये जो तनाजुर है ना कि इस तरह के जो लोग। इराकी तो मैं तशय्यो और ईरानी तशय्यो के दरमियान क्या फर्क है, हाय और हाय नजफ का बस फर्क। बिल्कुल हुई है। इस पे जरूर बात करेंगे। और खुद आपका भी अपने एक तहकीक है पाकिस्तानी तशय्यो या इसके ऊपर यहाँ के मुख्तलिफ जो बहुत से मौजूआत है ना। आप जैसा आलिम आदमी भाई, हम तो 2008 में जब आपसे मिले थे, और जिस अंदाज से आपको अदब और इन चीजों से मज़हब फलसफा दिलचस्पी थी, आप पढ़ते थे, और मुझे याद है कि आप हर वक्त जो है ना कोई किताब बस लाइब्रेरी के ये आप वो बंदे थे। और बड़े बड़े इख्तिबासात आपको अजवर थे भाई, ये बड़ा कारनामा। मतलब यानी कि रट्टा एक बंदा होता है ना, उसका शौक का इजहार होता है, उससे उसके लगन का इजहार होता है। तो खैर, तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए की कि यानी किसी शख्स इसको को ये ना काटे, ये लगे। हमारे मौजू, मेरी मेरी तारीफ बढ़ गई है और मौजू पीछे रह गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बात खत्म कर रहा था ना। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप यानी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, वो मसलकन शिया भी हो, सुन्नी हो, कोई भी उसका, लेकिन जब वो रिसर्चर के तौर पर बात करते हैं तो वो हम खुद भी इसी में रहने की कोशिश करते हैं कि आप अपने तमाम तर तासुबात को पीछे धकेल दें। आपने पब्लिक में आके बात करनी है, लोगों को आपने कोई समझते हैं कि मैंने अपना कोई इल्म शेयर करना है, तो उसमें आपको तासुबात से बुलंद होना चाहिए, और ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अस्करी साहब को, शोजब साहब को मैं जाती तो जानता हूँ, वो बिल्कुल इन चीजों से बुलंद है, ये मसलकी मजहबी ये चक्कर मक्कर से ना। लेकिन चूंकि उनका दिल बहुत हसास है, एक तरक्की पसंद जहन का इंसान है ये, उस हवाले से उनका जो दिल है वो हर मजलूम कौम के साथ, चाहे वो लिसानी मजलूम हो, चाहे वो मजहबी दुनिया के हो, किसी चाहे भी वो कोने में हो। मसलकी, हाँ किसी भी कोने में, बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक अकीदा, इनका दिल धड़कता है। ये हम खुद इसके शाहिद हैं। और इस वक्त भी मैंने, जब मैं गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद में इनसे मिला, तो मुझे बहुत हैरत हुई, वो बहुत ज्यादा, यानी वो बेचारे कई दिन रात से सोए नहीं थे। और उसकी वजह भी उन्होंने ये बताई कि यानी वो किस करब में थे। तो ये बहरहाल ये अल्लाह की देन है कि इंसान का दिल हसास हो, नरम हो, मजलूम का रंग नस्ल अकीदा मजहब मसलक देखे बगैर उसके लिए कुड़ना। अब जाहिर सी बात है, यहाँ बैठ के अस्करी साहब नहीं कुछ कर सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हम कुड़ तो सकते हैं ना, बात तो कर सकते हैं, दो जुमले लिख तो सकते हैं। तो ये खूबी है हमारे प्यारे दोस्त मोहतरम शदब अस्करी में। तो मैं बस बहुत 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 आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया। और आइंदा भी हम इंशाल्लाह आपसे उस इन मौज़ूआत पे, इससे हट के जो दो तीन मौज़ूआत आपके बहुत तखस्सुस के अदब के ऊपर आपका बड़ा गहरा वो है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आपके बहुत गहरे वो है, तशय्युर के अंदर मुख्तलिफ फिक्री धारों पे आपका बहुत मुतालिया वगैरह है, तो इन सब पे भी इंशाल्लाह हम आपसे टाइम लेंगे। ठीक है, इसके साथ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक बिल्कुल। यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।